सबसे पहला दादा ने भैया, सबसे बड़ा रुपये। हाँ, यूथ कांग्रेस में ही मैं ज़्यादा सेवा किया जब उस समय योगेश तिवारी जो प्रदेश अध्यक्ष थे। काम ये किया कि चाहे नया जिला बनाने का हो, मेडिकल कॉलेज बनाने का हो, जिस जगह में बैठे हैं जहाँ आपका इंटरव्यू चल रहा है, यहाँ हमने तहसील बनाया, केल्हारी में तहसील बनाया, एसडीएम कार्यालय बनाया, 44 नया ग्राम पंचायत बनाया। देखेंगे कि मैं धार्मिक आस्थाओं के प्रति मेरा ज़्यादा रुचि रहता है, इसलिए हमने जब हमको सेवा का अवसर मिला तो हमने कई मंदिरों का निर्माण कराया। क्या कारण रहा? देखिए, हार का कारण तो, लेकिन हमको किससे लड़ना पड़ गया? एक केंद्रीय मंत्री, पूरा उनका तंत्र हो गया। चाहे झारखंड का तंत्र हो, चाहे हरियाणा का बाउंसर हो, चाहे आपके दिल्ली के आईटी की टीम हो, पूरा खुफिया तंत्र हो। देखेंगे आपको भी मेरे से ज़्यादा आपको जानकारी है कि उनका काम क्या है। 5 साल में आते हैं। 15 लाख रुपया कब आया गया आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं। वो 15 लाख 9 साल का जोड़ दीजिए तो कम से कम एक व्यक्ति का 1 करोड़ होता है। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। आज हम आए हैं छत्तीसगढ़ के विधानसभा क्रमांक 1 भरतपुर सोहनत में और अभी हमारे बीच उपस्थित हैं पूर्व विधायक गुलाब कमरो जी। तो सर्वप्रथम स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। तो सर्वप्रथम सवाल मेरा ये रहेगा, आपका जो प्रारंभिक जीवन रहा वो कैसा रहा? देखिए, हमारा जीवन तो जो हम बचपन के बाद से जब पढ़ाई की, स्कूल से जब से हम निकले हैं, इसके बाद हमारा जीवन पूरा संघर्षमय था। लोगों की सेवा में पूरा निकल गया है। 97-98 हमने टीचर में की नौकरी की, 1 साल का सेवा दिया, बच्चों को पढ़ाने का काम किया। इसके बाद ठीक उसके बाद तुरंत सन 2000 से लेकर 2005 तक हमने ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा। पंच से उप सरपंच हुआ, फिर इसके बाद अगला इलेक्शन जनपद का, फिर इसके बाद जिला पंचायत का चुनाव हमने लगातार। महिला सीट होने के कारण हमारी धर्मपत्नी थी, फिर दूसरी बार हमारी बहू थी, फिर इसके बाद फिर तीसरी बार भी हमारे घर में है। 2013 में हमने जिला पंचायत चुनाव विधानसभा का चुनाव लड़ा, फिर कहीं 4000 वोट से हार हुई। फिर लगातार हमने संघर्ष किया। फिर 18 में हम चुनाव जीते हैं। आज भी परिणाम जो भी आया है, पर उसको हम स्वीकार करते हैं। आने वाले दिन में उसको भी हम, तो पूरा हमारा जीवन जनसेवा में। रहन सहन कैसा था उस टाइम आपका? रहन सहन जैसे हमारा पहले था वैसे ही था। मैं एक सात्विक जीवन जीता हूँ। आप देखेंगे कि मैं धार्मिक आस्थाओं के प्रति मेरा ज़्यादा रुचि रहता है, इसलिए हमने जब हमको सेवा का अवसर मिला तो हमने कई मंदिरों का निर्माण कराया, कई हमारे धार्मिक स्थल को उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। तो इसलिए मेरा रहन सहन जैसे पहले था वैसे ही आज भी है। ज़्यादा कुछ उसमें कोई बदलाव नहीं है। मेरा रहन सहन सीधा पूरा गांव स्टाइल में है, बिल्कुल कोई वीआईपी कल्चर, साधारण जीवन है, वीआईपी कल्चर नहीं है। तो इसलिए मैं बहुत खुश रहता हूँ। हर परिस्थिति में मैं हमेशा खुश रहता हूँ। संतोष है मेरे अंदर जीवन में, क्योंकि हमको ऊपर वाला जीवन दिया है। हमें इतनी बड़ी जो हमें शक्ति मिली है, मानव जीवन मिला है, तो हमको सेवा करने के लिए है। तो इसलिए मैं किन्हीं परिस्थिति में मैं हमेशा खुश रहता हूँ। चलो, ये तो जान के बहुत अच्छा लगा सर। आप साथ ही ये भी जानना चाहेंगे सर, आपका शिक्षा कहाँ तक है? देखिए, हमने गांव से पढ़ाई शुरू किया। प्राइमरी हमारे अपने गांव में ही हमने पढ़ाई किया है। इसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल मनेंद्रगढ़ में हमने एजुकेशन किया। फिर इसके बाद विवेकानंद कॉलेज से हमने राजनीति से एमए शास्त्र किया हुआ हूँ। तो इसलिए हमने विषम परिस्थिति में, उस समय पढ़ाई का साधन संसाधन नहीं था जब हम उस समय रहे, तो हमारे माता पिता तो ये कृषक हैं, पर वो किन्हीं कारणों से हमारी शिक्षा नहीं हो पा रही थी। पर मेरे अंदर एक जुनून था कि मुझे पढ़ाई करना है, पर मैंने वहाँ अपनी पूरी पढ़ाई की है, शिक्षा दीक्षा, जिसके कारण आज अब मेरी शिक्षा आज यहाँ तक मुझे लेके आई है। अगर मेरा शिक्षा नहीं होता तो मैं यहाँ तक इन मुकाम में नहीं पहुँचता। तो उसके पीछे है शिक्षा। अच्छा सर, साथ ही आपका शिक्षा काफ़ी है सर, आपका एमए किए हुए, फिर आपने राजनीति में प्रवेश किया। सर, आप जब आपने राजनीति में प्रवेश किया तो आपने कांग्रेस पार्टी को ही क्यों चुना? देखिए, राजनीति में कांग्रेस परिवार से मेरा पूरा परिवार, जब मेरे दादा उस समय थे 25, आज तो छोटी छोटी बहुत ग्राम पंचायत हुआ था, उस समय लालपुर हुआ था, तो 25 साल तक हमारे दादाजी सरपंच थे और हमारे दादाजी हमारे कांग्रेस पार्टी में थे। फिर हमारा पूरा परिवार कांग्रेस पार्टी में था और देश की आज़ादी में कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। और हमारे आदिवासियों को जो हमें चाहे आरक्षण की बात करें, चाहे संवैधानिक अधिकार की बात करें, चाहे हम लोगों को जो आज भी जो सरगुजा और बस्तर संभाग में जो हम लोगों को आरक्षण मिला हुआ है, तो उसका श्रेय कांग्रेस पार्टी की जाता है। इसलिए हम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ मैं खुद हूँ। अच्छा सर, कांग्रेस पार्टी के साथ 2 और पार्टी थी सर, बहुजन समाज पार्टी और आपके गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जो आपके आदिवासी फेवर ज़्यादा करते थे, फिर आपने उनको क्यों नहीं चुना? देखिए,
ये पार्टियां आज धीरे धीरे जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं आज यहाँ पर आई हुई हैं, ज़्यादा इनका समय नहीं हुआ है, क्योंकि ये लोग सिर्फ चुनाव के समय आते हैं। बाकी जब जैसे संघर्ष का टाइम हो गया ना, चुनाव अब खत्म हो गया, तो जो अभी जो चुनाव खत्म हुआ है इसके बाद से आपको लगातार 5 साल पूरा हो जाएगा, आपको ये नज़र ये नहीं आएंगे। लेकिन लगातार हम देखेंगे, मैंने पहले भी कहा था कि 2013 का चुनाव हो, 2018 का, 23 में, अभी भी ये मैंने कहा था कि गुलाब कमरो ऐसा शख्स है, ऐसा सेवक है, किन्हीं परिस्थिति में मैं हमेशा आपके बीच मिलूंगा। बाकी लोग सिर्फ चुनाव लड़ने आते हैं, चुनाव लड़ने के बाद यहाँ के लोगों को वहाँ गायब हो जाएंगे, झूठे प्रलोभन करेंगे, हम ये कराएंगे, हम वो कराएंगे, कोई नहीं दिखता है। देखिए अभी चुनाव हो गया, चुनाव होने के बाद भी हमारी जो मतगणना से पहले मैंने पूरा 1 हफ्ता धन्यवाद दिया सबको, और चुनाव होने के बाद परिणाम जो आया है, हार का सामना करना पड़ा है। इसके बाद भी चाहे वो सोनहत में मैं घूम डाला, आज यहाँ पर हूँ, पर यहाँ का जीता विधायक यहाँ अभी यहाँ नहीं आई हुई है। मतलब फिर भी आपका लगातार जनसंपर्क बना हुआ है सर। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे सर, आपका जो राजनीति सफर है, कौन कौन से पद में रहे आप, उसको विस्तार में बताइए सर। देखिए सबसे पहले तो मैं पंच का चुनाव लड़ा, पंच के बाद जनपद का चुनाव लड़ा, जिला पंचायत का, उसके समय यूथ कांग्रेस का मैं भी युवा कांग्रेस का प्रदेश सचिव था। नहीं, NSY में तो मैं ज़्यादा रुचि नहीं था मेरा, यूथ कांग्रेस में ही मैं ज़्यादा सेवा किया। जब उस समय योगेश तिवारी जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय उनकी टीम में भी मैं पूरा काम किया था। हम गांव में पूरा, उस समय गुलाब भैया हमारे पूर्व विधायक थे, तो उनके साथ मैं बहुत सारे काम को मंत्रालय में जाके मैंने सीखा। जब मैं पुराना हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना था, तो उस समय जब उनके साथ में जाके मंत्रालय के काम हो, चाहे विधानसभा का काम हो, मुझे सीखने के लिए अवसर मिला था। इसके बाद धीरे धीरे 2008-09 में मैं पहुंचा, जन समस्या निवारण का जिला अध्यक्ष बना। उस लगातार मैंने 5-6 साल था। फिर इसके बाद जन समस्या निवारण प्रकोष्ठ का भी प्रदेश सचिव था। इसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष था, जो लगातार जिला कांग्रेस के लिए मैं काम करता था। विपक्ष की भूमिका में लगातार था। गौड़ रचनात्मक समाज का भी उसमें पदाधिकारी था। अभी ट्रेड यूनियन हमारा जो काउंसिल है उसका कोरिया जिले का मैं 2009 से जिला आज भी अभी तक हूँ। तो हमने कर्मचारी यूनियन के लिए भी हमेशा मैं साथ खड़ा हुआ, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, जहाँ जहाँ समय पर जहाँ आंदोलन हुआ, समाज के लिए हो चाहे यूनियन के लिए हो, मैं हमेशा संघर्ष किया और आज भी उनके बीच में रहता हूँ। बहुत ज़बरदस्त लगा सर आपका राजनीति सफ़र, यहाँ तक का काफ़ी मंझे हुए हैं। साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे सर, आप कि जो राजनीति में आप अपने प्रेरणा स्रोत, अपने गुरु किनको मानते हैं? देखिए आज कहीं न कहीं अगर मैं राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ा हूँ, सबसे पहले राजनीति में तो जब कांग्रेस की सरकार थी, तो हमारे बीच में नहीं है गुलाब भैया, मैं उनके साथ ही जुड़ा था, तो उनके साथ ही सीखा हूँ। पर मुझे यहाँ तक अगर बढ़ाए हैं तो उसके लिए मैं आदरणीय हमारे वर्तमान में भी जो नेता प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर चरणदास महंत जी ने 2013 में मुझे टिकट दिए, हारा। इसके बाद फिर 2018 में चुनाव दिए हैं, तो आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर पूरे प्रदेश में, पूरे क्षेत्र में नाम और पहचान दिया है तो उस शख्स का नाम है डॉक्टर चरणदास महंत जी। चलो ये तो बढ़िया लगा सर। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे सर, वर्तमान जो है चुनाव था, लेकिन आपको जो है हमने आपके क्षेत्र में सर्वे किया सर, तो ये पाया आपको जो है विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो इसके पीछे की कहानी क्या है सर? आज क्या बोलना चाहेंगे? देखिए मैंने हर कोई जनप्रतिनिधि जब चुन के जाता है तो सेवा भावना से काम नहीं करता, पर मैंने ये कोशिश किया है कि इन 5 साल में 2 साल कोरोना आप घटा दीजिए, तो महज हमको मात्र 2.5 से 3 साल का काम करने का जो मौका मिला है, उसमें हमने काम किया। काम ये किया कि चाहे नया जिला बनाने का हो, मेडिकल कॉलेज बनाने का हो, जिस जगह में बैठे हैं जहां आपका इंटरव्यू चल रहा है, यहाँ हमने तहसील बनाया, केल्हारी में तहसील बनाया, SDM कार्यालय बनाया, 44 नया ग्राम पंचायत बनाए, 32 गाँव में बिजली लग रहा है, 132 KV का सब स्टेशन बन रहा है। तो इस प्रकार का गांव में देवगुड़ी दुर्गा पंडाल का, CC सड़क का निर्माण, जो कल आप यहाँ से कोटाडोल से जो रामगढ़ का जो सड़क जाएंगे वो 46 करोड़ का हमने सेंक्शन कराया है, टेंडर हो गया, बहुत जल्दी शुरू हो गया। तो इसलिए लोग विकास, मैं नहीं कहा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने खुद आया और खुद कहे कि ये ऐसा विधायक है जो कुछ क्षेत्र के लिए लगातार रात दिन काम करके प्रयास किया है, तो इसलिए मुझे मुख्यमंत्री जी ने ये संज्ञा दी है। तो कहीं ना कहीं मुझे खुशी होता है, पर इतना काम करने के बाद भी दोबारा अवसर नहीं मिला इसका वो है। लेकिन हम उसको भुलाते हुए फिर से हमने शुरू कर दिया है कि हमें कहाँ कमी रह गई थी, उन कमियों को हम खोज रहे हैं। फिर से आने वाले दिन में जो लोकसभा में भी हम इसका मुकाबला करेंगे और आने वाले दिन में फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और यहाँ का विधायक भी होगा।
चलो ये बढ़िया लगा सर। वो एक क्वेश्चन भी मेरे मन में सवाल में था सर, विकास पुरु आप माने जाते, इतने जो है आपने जनता के लिए काम किया, लेकिन उसके बाद भी जो है वर्तमान जो विधानसभा चुनाव था उसमें आपको हार मिला सर, तो इसके पीछे आप क्या कहेंगे? हार का क्या कारण रहा? देखिए, हार का कारण तो बहुत सारी बातें हैं, पर हमने जो हमारा जो पिछले बार का जो वोट परसेंटेज था एज इट इज रहा, बहुत ज़्यादा हमारा ना घटा ना बढ़ा, एज इट इज रह गया। दूसरी बात ये रह गया कि जिस पिछले बार हमारे ये कुछ कमियां रह गई, जैसे कि पूरे प्रदेश में हमारा ये सीट हाई प्रोफाइल हो गई। पूरे प्रदेश में हमारा केंद्रीय मंत्री एक ही हैं जिसके साथ मेरा मुकाबला हुआ था, केंद्रीय राज्य मंत्री से। हमारे अगर मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, तो एक समान कार्यकर्ता से या सांसद से लड़ रहे हैं, लेकिन हमको किससे लड़ना पड़ गया? एक केंद्रीय मंत्री। पूरा उनका तंत्र हो गया, चाहे झारखंड का तंत्र हो, चाहे हरियाणा का बाउंसर हो, चाहे आपके दिल्ली के आईटी की टीम हो, पूरा खुफिया तंत्र हो, फिर चाहे प्रेमनगर की पूरी टीम हो गया, पूरे झारखंड के 40 से 50 पूरा फोर्स यहाँ लग गया। तो इस प्रकार काफ़ी मेहनत किया सर। तब भी हमने काफ़ी मेहनत किया, प्रयास किया है, पर एक जो बहुल था हमसे एक चूक हुई। जो चेरवा समाज का जो हर बार 2013 का हो चाहे 2018 का जो अलग से चुनाव कैंडिडेट होता है, जिनका वोट 9 से 10 हज़ार का जाता है, वो इस बार शिफ्ट हो गए थे। तो एक कमी हमारे अंदर और रह गई। अगर वो प्रत्याशी तो थे, लेकिन किन्हीं कारण से प्रचार प्रसार नहीं हो पाए, नहीं तो अगर वो 8,000 वोट डैमेज होते तो कहीं ना कहीं इन परिस्थितियों में भी हम चुनाव जीत सकते थे। अच्छा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? लगातार पेपरों में भी छपता है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी का वोट काटने में कार्य करती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से देखेंगे, आपको भी मेरे से ज़्यादा आपको जानकारी है कि उनका काम क्या है, 5 साल में आते हैं। तो इस बार जो गांव में, शहर में जो गांव में हल्ला है कि वो मैनेजमेंट का काम देखते हैं। आपने देखा होगा उनकी मीडिया में बात हुई है, बैतूल थाने में FIR हुआ है टिकट बेचने का। तो इनका काम है लेना और देना, जिताने का भी काम करते हैं और हराने का काम करते हैं। तो यहाँ भी इस बार ऐसा ही हुआ है, जो मुझे जानकारी मिला है कि उनको पैकेज 2-3 जगह से आया था। तो इनका उद्देश्य नहीं रहता, जीतने का उद्देश्य नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं इससे भी थोड़ा बहुत हमको भी 1,000-1,500 का नुकसान हुआ इस बार। BSP का वोट तो शिफ्ट हुआ, बहुत ज़्यादा वोट उनका परसेंटेज नहीं बढ़ा। BSP का यहाँ पर 6,000 वोट था, तो 6,000 में 6,000 शिफ्ट नहीं होता है, 5,000 भी मानते हैं, तो 27 और 5 32, तो 1,800-1,500 हमारा वोट से नुकसान हुआ, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं नुकसान हुआ। तो जो उनका लक्ष्य था कि आपकी प्रभाव पड़ता है गोंडवाना से, गोंडवाना पार्टी अगर रहे तो आप दोनों को जोड़ दीजिए ना, कितने हज़ार से हमारी जीत होगी। तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस का ही वोट है। अगर वो अगर ना रहें तो हम 40,000, 50,000, 60,000 से जीत होगी। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण सवाल सर, लगातार छत्तीसगढ़ में जो है आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का जो है मांग हो रही थी, और आदिवासी मुख्यमंत्री बन गए विष्णुदेव साय जी, तो आप उनसे अपेक्षा क्या रखते हैं सर? आदिवासी आप भी तो देखिए, अभी तो हम आदिवासी हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे आदिवासियों के हित में अनेक निर्णय लें। हमारी आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं होने के बाद भी छत्तीसगढ़ की जब हमारे भूपेश सरकार थी, हमने कई निर्णय लिए, चाहे पेशा नियम बनाने की बात हो, चाहे उनके संवैधानिक अधिकार का हो, चाहे वन अधिकार पट्टे की बात हो, चाहे सामुदायिक दावे की बात हो, चाहे स्कूलों की बात हो। लगातार हमने, चाहे बस्तर के आदिवासियों को जो नक्सली बता के जेल में की उनकी रिहाई हो, चाहे ज़मीन का वापसीकरण को, हमने अनेक निर्णय लिए। पर इस बार हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री, अब देखना ये होगा, हमको विश्वास है कि आदिवासी हित में कितना निर्णय ले पाते हैं। लेकिन मुझे पता है आप क्या अपेक्षा रखते हैं सर? देखिए, हमको तो, हम एक आदिवासी होने के कारण हमको उम्मीद है कि आदिवासियों के हित में योजना बनाएं, कार्य योजना तैयार करें और आदिवासियों को फ़ायदा मिलना चाहिए। पर भाजपा की सरकार कभी भी आदिवासियों का हित नहीं चाहती है। आपने देखा होगा विश्व आदिवासी दिवस के दिन विष्णुदेव साय जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको हटाया गया था। आज भी देखिएगा मुख्यमंत्री खुद बने हैं, उनके दोनों अगल बगल दोनों तरफ उप मुख्यमंत्री रहते हैं। दोनों बोलते ज़्यादा वो है, वो बोलते ये कम है। तो ये बहुत स्थिति खराब है। देखिए, अभी मंत्रिमंडल का इनका गठन नहीं हो पाया है। हमारी जब पिछले बार 17 तारीख को हमने शपथ लिया तो मुख्यमंत्री प्लस हमारे पूरे मंत्रिमंडल का शपथ अभी तक चयन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार का दिल्ली से रिमोट कंट्रोल है यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि आदिवासी हित में कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वर्तमान में जिस तरह से अभी मोदी जी की गारंटी जो चल रही है, तो हम तो यही पूछ रहे हैं और आपके माध्यम से भी यही पूछना चाहते हैं कि 2014 में चुनाव हो रहा था तो मोदी जी ने कहे थे कि सबके खाते में 15 लाख रुपए आएगा, कि कोई दूसरा तो नहीं था मेरे ख्याल से। तो 15 लाख रुपया कब आएगा आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं। वो 15 लाख 9 साल का जोड़ दीजिए तो कम से कम एक व्यक्ति का 1 करोड़ होता है।
दूसरी बात है कि नौजवानों को हर साल में बोले थे 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेंगे, तो 9 दूनी 18 करोड़। फिर बोले थे नोटबंदी होगा, काले धन आएगा। तो ये 3 प्रकार का सवाल हम भी उस गारंटी से मांग करते हैं कि अब तो चुनाव आने वाला है, तो चुनाव के जो कुछ महीने बचे हैं तो उसमें ये तीनों गारंटी को भी पूरा कर देते तो बेहतर होता। तब हम जान जाएंगे कि 56 इंच के सीना वाले को जो कहते हैं वो करते हैं, यही है ना। मोदी की गारंटी अभी देखिए गली गली घूम रही है। 3 आपके माध्यम से अभी हम मांग है मेरी कि तीनों गारंटी भी बहुत जल्दी पूरा कर दें तो बेहतर होगा। साथ ही एक और सवाल सर, वो आगामी जो है लोकसभा चुनाव है, तो इसकी तैयारी कैसे चल रही है कांग्रेस पार्टी की? देखिए हमारी कांग्रेस पार्टी अभी तो चुनाव हुई है, आज हमारा नेता प्रतिपक्ष जी का और हमारे विधायक दल का बैठक है। इसके बाद संगठन में बहुत उसमें तेज़ी से होगा, जहाँ पर उसमें विस्तार भी रुके हैं चुनाव के कारण से, तो विस्तार होगा बहुत जल्दी तेज़ी से हम होंगे। आज देखिए पूरा हमारा देश के जितने हमारे कांग्रेस पार्टी के अलावा जो इंडिया गठबंधन हुआ है तो उसमें कई प्रकार की हमारी बैठक चल रहे हैं। सबसे हमारी मांग है कि ईवीएम से चुनाव ना कराते हुए बैलेट से चुनाव कराया जाए तो पता चले कि कितना है, क्योंकि देखेंगे कहीं कोई अपना वोट डाल रहा है उसका भी पता नहीं चल पा रहा है। इस बार हमको भी यहाँ समझ में नहीं आया, जैसे चुनाव जरूर हुआ है पर आपके माध्यम से हम कह नहीं रहे क्योंकि हमारे पास प्रमाण नहीं है ना। बहुत सारे लोग रहे, अभी गांव में आप भी जाएंगे तो बोले हम तो वोट दिए हैं कांग्रेस और गुड़वानक दिए हैं, लेकिन ये तीसरा कहाँ से आ गया तीसरे ने वाला। ईवीएम घोटाले उससे छेड़खानी आप मानते हैं सर? देखिए कहीं ना कहीं इसलिए मानते हैं कि जब वो बीएसपी का प्रत्याशी जब अपने घर का 16 वोट दिया, उस 16 वोट उसको नहीं मिला, गया तो गया कहाँ। मध्य प्रदेश में शमशान घाट में ईवीएम मिलना, तो इस प्रकार का कहीं ना कहीं से कई प्रकार की शिकायतें लगातार आ रही है, तो कहीं ना कहीं संदेह को जन्म देता है। तो आने वाले दिन में लोकसभा में चाहते हैं महापर्व होता है, तो हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से अगर इलेक्शन हो तो बेहतर होगा, ये हम मांग करते हैं। चलो ठीक है सर। ये तो साथ ही सर लोकसभा कोरबा लोकसभा आता है, एकाक अगर आपके मन में किन्हीं का नाम होगा तो सर आप किन का कहना चाहेंगे कोरबा लोकसभा के लिए? देखिए अभी तो वर्तमान में हमारे प्रत्याशी जोशना महन जी हैं, तो हमारी तो पूरी इच्छा है, दिलो इच्छा है। हमारे तो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष जी हैं, तो हमारी तो दिली इच्छा यही है कि फिर से महंत परिवार सामने होगा, उसके लिए हम पूरा दिन रात एक होके पूरा काम करेंगे। चलो ये तो बात करके अच्छा लगा सर। एक और अंतिम सवाल सर आपसे, अगर आपके मन में कुछ बात छूट रहा होगा तो आप हमारे मीडिया के माध्यम से आम जनता जो दर्शक देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही आपके माध्यम से ही मांग करना चाहूँगा, एक तो सबसे पहला दादा न भैया सबसे बड़ा रुपया। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री से हम आपके माध्यम से ही मांग करेंगे कि सभी का जो 15 लाख रुपए जो आना था ब्याज करके 1 करोड़ हो गया है, तो सबके खाते में ये आनी चाहिए। दूसरा 2 करोड़ लोगों को नौकरी, 18 करोड़ लोगों को समय रहते नौकरी मिल जाए। और साथ ही पूरे आने वाले अभी लोकसभा चुनाव होने हैं, तो इसलिए सभी मतदाता भाइयों से मैं निवेदन करूंगा, सभी हमारे युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि अपने देश को हमको बचाना है, क्योंकि पूरे देश में हिटलर सा ही चल रहा है कि जो बोलता है उसको दबाने के लिए IT ED सबका दबाने काम किया जा रहा है। फिर धर्म के नाम में राजनीति किया जा रहा है, धर्म का काम है। देखिए मैं भी एक हिंदू हूँ तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको जाने हैं। तो प्रशासन और सरकार का काम होता है क्षेत्र का विकास करना, लेकिन उससे हटा के दिमाग लोगों का पूरा आज जाति और धर्म के नाम में जो राजनीति किया जा रहा है उससे बाहर निकलते हुए आने वाले लोकसभा चुनाव में सबको एकजुट होकर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनाए। और फिर से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने किया है, देश के आज़ादी से लेकर पूरा इतिहास देख लीजिए, जो प्रधानमंत्री जिस स्कूल में जो पढ़े हैं वो कांग्रेस की सरकार ने दिया है। तो ये हमेशा जो झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 60 साल में क्या किया, 60 साल में क्या किया, तो आपके माध्यम से यही मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जिताना चाहिए, फिर से शांति और चैन अमन और भाईचारे के साथ हम लोग एक साथ रह सकें। अच्छा, विपक्ष में रह के आप इस बार जनता की सेवा कैसे करेंगे सर? देखिए पिछले बार भी जब 2013 में था तब भी मैं हमेशा, चाहे वो किसानों के हो, नौजवानों के लिए, चाहे हमारे ST SC OBC का जब आंदोलन हुआ, मैं हमेशा उनके साथ में खड़ा था। मैं हमेशा यहाँ के लोगों को जगाते रहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पर घोषणा किया गया है कि जनकपुर से आपका मननगढ़ तक रेलवे लाइन बिछेगा, तो उसको मैं मांग करूंगा इसको कोटाडोल लाया जाए। आंदोलन करते रहेंगे। हाँ, आंदोलन करते रहेंगे, हम जगाते रहेंगे। अभी हमारा एक नक्शा भी तैयार होगा कि कहाँ पर रेलवे स्टेशन होगा, कहाँ कहाँ किन जगह में होगा, तो मैं याद दिलाते रहूँगा। और चांग बखार को कैसे जिला बनेगा उसका भी बोर्ड हम याद हमेशा दिलाते रहेंगे। तो बड़े बड़े काम है, क्योंकि घोषणा करना
और अमल करना बहुत दोनों में बहुत अंतर है। जब मोदी जी ने घोषणा किया कि 15 लाख आएगा, मोदी जी ने घोषणा किया 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिला, तो जब मोदी जी घोषणा की वो तो मिला नहीं, तो बहुत नीचे हैं। तो इसलिए तब भी हम आंदोलन हमारा जारी रहेगा। क्षेत्र की जनता को हम झूठे वादे जो किए हैं वो नहीं करने देंगे, उनकी जनता के साथ हम आंदोलन करते रहेंगे। एक और लास्ट सर, अगर युवा को आप मोटिवेशन के लिए क्या बोलना चाहेंगे 2 शब्द? देखिए, अभी युवाओं की बात बहुत करते थे, जी जब हमारी सरकार थी युवा की बात बहुत कर रहे थे। तभी युवाओं को कितना लोगों को नौकरी मिल रहा है, कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अभी ये तो हमारी जो बहुत सारी योजना है इसको बंद करने का काम कर रहे हैं, चाहे राजीव मेहतान का हो, चाहे बिजली की बात हो। तो इसलिए हम देखेंगे इस बार युवाओं को कितना ये आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे। हमने तो, हमारी सरकार ने किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत किया, और इनकी सरकार आते ही देखिए किसान आत्महत्या करने लगे, लोग कर्जा लिए थे। आज कर्जा के कारण देखिए आने वाले दिन में, कुछ दिन में बहुत सारे बैंक में डिफाल्टर हो जाएंगे। तो हमारी सरकार ने आर्थिक रूप से इनको मजबूत किया था, लेकिन भाजपा की सरकार आने से लोग धीरे धीरे कमज़ोर होंगे। चलो, ये तो बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा सर, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए, धन्यवाद आपने भी कि रायपुर से चल के यहाँ कोटा ढोल के पावन धरती में पहुँचे हैं। आपका भी मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि इस भरतपुर विधानसभा, जहाँ पर वनांचल क्षेत्र जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगी है, आपने यहाँ तक आया और इस क्षेत्र की लोगों की समस्याओं को भी सुना, आपने कवरेज किया, उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जी, पुनः धन्यवाद सर। तो साथियों, आज हमारे बीच थे भरतपुर सोहनत के पूर्व विधायक, जिनको विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता था, ये थे गुलाब कमरो जी। और उम्मीद है कि ये इंटरव्यू जो है आपको काफ़ी पसंद आया, और इस इंटरव्यू को जो है युवा पीढ़ी के जो है वो ज़रूर देखें, इनसे जो है उनको कुछ प्रेरणा भी मिलेगी। और इसी उम्मीद के साथ ऐसे ही न्यूज़ और ऐसे ही खबर के लिए बने रहें TGB मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।